सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में, जहां पे हम क्रॉस पॉलिनेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे आपको पता है, अब तो स्केड्यूल आप लोगों को पता चल गया होगा। 3 दिन हमारा ब्रीडिंग का चलेगा और 3 दिन हमारा एंटो का चलेगा, ठीक है। और एंटो का अगेन लेट मी टेल यू, एंटो का बच्चों एंटो पार्ट 2 नहीं है इस बार का। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट अलग है। आप लोग सब्जेक्ट तो देख लिया करो बेटा पहले, कौन से सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो। मुझे इतनी ज्यादा क्वेरीज आ रही है एंड आई डोंट नो व्हाई। आप लोगों को हर एक चीज, जब भी बैच के बारे में आपको बताया जाता है, आपको हर एक सब्जेक्ट वहां पे बताया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है। आपको हर एक सब्जेक्ट बोला जाता है कि अच्छा ये वाला पढ़ाया जा रहा है, ये वाला पढ़ाया जा रहा है, वो वाला पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जब भी आप बैच लें, इन फ्यूचर भी अगर आप कहीं से भी बैच लेना चाहते हो, सबसे पहले बैच के फीचर्स के बारे में देख लिया करो बेटा ध्यान से। नहीं तो बहुत सारे बच्चे फिर हमें बोलते हैं, जैसे मेरे पास बहुत क्वेरीज आई कि 2 भी करवा दो। 2 का पार्ट 2 वाला सीन ये है, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने लास्ट सेमेस्टर मैंने जो एंटो का सिलेबस करवाया ना बेटा, उसमें कुछ टॉपिक्स वैसे हैं, मिलते मिलते हैं, ठीक है। पार्ट 2 वाला बहुत कम बच्चों को, इसलिए हमने वो नहीं रखा, इसलिए हम पेस्ट वाला करवा रहे हैं, ठीक है। आई होप अब ये कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। और जो आपका एडेड है ना कोर्स एंटो वाला, वो कंप्लीट है। वो आपका पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट होगा, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज में पार्ट 1 पार्ट 2 करके, कुछ में कंपाइल्ड था, तो मैंने वो कंपाइल्ड आप लोगों को करवाया। उसमें से कुछ टॉपिक जैसे इकोलॉजी, आईपीएम, वो आपको मिल जाएंगे, वो आप लोग वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, तो हम लास्ट क्लास में क्रॉस पॉलिनेशन के मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को अलग अलग मैकेनिज्म्स बताए। मैंने आपको बताया हर्कोगैमी होता है, मैंने आपको बताया डाइकोगैमी होता है, मैंने आपको बताया यूनिसेक्सुअलिटी होता है, और एक आधा और भी था। फिर ये 2 पॉइंटर्स हमारे पेंडिंग थे, मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये टॉपिक आपको इस बार पढ़ने पड़ेंगे, तो और बहुत ही भयानक टॉपिक लगते हैं ये बच्चों को, बट थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं, बाकी जब टॉपिक करेंगे तभी समझेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो, मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है। मैंने कहा मेरे पास एक पौधा है हमारे पास, प्लांट नंबर 1, और जहां पे बच्चों कंफ्यूजन आ रहा है वहीं पे मुझे बता देना है, ठीक है। वहीं पे मुझे बता देना है, इंतजार नहीं करना है पूरा टॉपिक खत्म हो उसके बाद बताओ, ठीक है। डन। चलो, मैंने बोला मेरे पास एक पौधा 1 है, उसमें फूल है, उस फूल में फीमेल पार्ट और मेल पार्ट है। मैंने क्या बोला, ये जो पौधा है इसमें फीमेल और मेल पार्ट है। ये मेल बोल रहा है ना, ये देखो मेल क्या बोल रहा है यहाँ पे। मेल बोल रहा है कि मुझे अपनी फीमेल को पॉलिनेट नहीं करना है, मुझे अपनी फीमेल के साथ पॉलिनेशन नहीं करना है, इसीलिए बोला गया सेल्फ इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है आपस में कंपैटिबिलिटी ना होना। ये पॉलन इस स्टिग्मा पे पॉलिनेट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनमें इनकम्पैटिबिलिटी है, इनमें इनकम्पैटिबिलिटी है। पोलन अगर उड़ के यहां चला भी जाता तो यहां पे ये पॉलिनेशन कर ही नहीं रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरा पौधा है, दूसरे पौधे में भी फीमेल मेल होगा। जब ये पॉलन यहां से उड़ के यहां आ रहे हैं तब ये पॉलिनेशन कर रहा है। मतलब मेल को अपनी फीमेल से दिक्कत है। मेल बोल रहा है कि मैं अपनी फीमेल के साथ कंपैटिबल नहीं हूं, अपने फूल में जो फीमेल है, मैं दूसरे पौधे की फीमेल के साथ कंपैटिबल हूं, बट अपने के साथ मेरी नहीं बन रही है। इसी को बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जब पौधा अपने स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाता है, बट दूसरे पौधे के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर लेता है, इसी को बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ, आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही इन लड़का लड़की की, आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो लड़का बोल रहा है कि मेरी कंपैटिबिलिटी बाकियों के साथ है, बस तेरे साथ नहीं है, तो इसी को बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इज इट क्लियर? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है? ऐसा कंडीशन जहां पे पोलन अपनी फीमेल को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है, बट उसमें कैपेसिटी है दूसरे पौधे की फीमेल को पॉलिनेट करने की। अब आप लोग मुझे यहाँ पे ये बताओगे, क्या इस तरीके की सिचुएशन क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट कर रही है या सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट कर रही है? बताओ बताओ, शाबाश। क्या यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का प्रमोशन हो रहा है या सेल्फ पॉलिनेशन का हो रहा है? बताओ। क्रॉस पॉलिनेशन का हो रहा है। क्यों?
आपस में वो पॉलिनेट नहीं कर रहे, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन वो नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, दूसरे पौधे के साथ वो पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। इज इट क्लियर? डन। चलो, अब अगली टर्म आ जाती है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी देखो, मेल स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, दोनों नाम से क्लियर हुए। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हमने बोला कि आपस में कंपैटिबल नहीं है। अब मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है मेल है स्टेराइल, मेल में बांझपन है, मेल में बांझपन है। तो जाहिर सी बात है ये एक फूल है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल या तो एब्सेंट होता है फूल में, ये मान लो है ही नहीं, एब्सेंट होता है, और अगर है तो वो नॉन फंक्शनल है, वो किसी काम का नहीं है। तो एक ऐसी कंडीशन जब फूल में मेल या तो एब्सेंट होता है या तो वो नॉन फंक्शनल होता है, तो इस अवस्था को, इस स्टेज को बोला जाता है मेल स्टेरिलिटी। तो जाहिर सी बात है अगर इस फीमेल के साथ जो मेल है वो एब्सेंट है या नॉन फंक्शनल है, तो ये फीमेल को कौन पॉलिनेट करेगा, इस फीमेल को कोई दूसरा मेल पॉलिनेट करेगा। यानी कि यहां पे भी क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है बच्चे, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, ये दोनों ऐसे प्रोसेसेस हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के केस में जो यहाँ पे पोलन फर्टाइल था, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि पोलन में फर्टिलिटी की कैपेसिटी नहीं थी, वो अपनी फीमेल को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा था, बस दूसरे पौधे में फीमेल को वो पॉलिनेट कर रहा था, बट अपनी को पॉलिनेट नहीं कर रहा था, अपनी के साथ वो इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे थे उसके बहुत ज्यादा। तो इसी को बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और जब मेल बेचारा नॉन फंक्शनल है, या तो है ही नहीं या तो नॉन फंक्शनल है, स्टीराइल है, किसी काम का नहीं है, तो उस सिचुएशन बोला जाता है मेल स्टेरिलिटी। तो दोनों की दोनों सिचुएशन में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इज इट क्लियर बच्चों? डन, डन है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भी यही लिखा गया है, मेल स्टेरिलिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ पॉलन ग्रेन, जैसे अनियन। और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है फेलियर ऑफ पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर टू फर्टिलाइज स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। पोलन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर रहा है, और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, और अदर फ्लावर, देखो क्या बात हो रही है, एक पौधा, एक पौधे में बहुत सारे फूल, तो ये जो मेल है वो अपने अपने फूल की फीमेल को या दूसरे फूल की फीमेल को पॉलिनेट नहीं कर रहा, जो उसके अपने पौधे में है, दूसरे पौधे में जो भी फीमेल है उसको वो पॉलिनेट कर सकता है। इसको बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड में हमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। डन। चलो आगे आते हैं। अब यहाँ पे जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस कर लेते हैं, उसके बाद हम ये करेंगे, ठीक है। जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है क्या परिणाम है, अगर पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके क्या आउटकम्स हैं। तो हम बोलते हैं यार उसकी वजह से हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ रही है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन के जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे, वहां पे मैंने आपको बोला था होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, एक जैसे पौधे हमें मिलते हैं। जाहिर सी बात है अगर एक ही पौधे के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो एक पौधे में एक जैसी जीन होंगी, माता पिता की जीन एक ही पौधे से आ रही है तो सेम ही होगा, तो बच्चा यूनिफॉर्म आता है, बच्चा होमोजाइगस आता है सेल्फ पॉलिनेशन में। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, एक पौधे से दूसरे पौधे के बिटवीन पॉलिन ट्रांसफर हो रहा है, बिटवीन पॉलिनेशन हो रहा है, इसकी अपनी जीन्स है, इसकी अपनी अलग जीन्स है, तो जो बच्चा आएगा वो भी वेरिएशन वाला आएगा, उसमें बहुत ज्यादा विविधता पाई जाएगी, वो बहुत वेरिएबल होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो क्लोज रिलेशन में शादी हो गई, तो बच्चे जो आते हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं। अगर मान लो एक निग्रो है और एक इंडियन बंदा है, उन दोनों के बीच में शादी होगी तो बच्चा कितना डाइवर्स आएगा, मम्मी की जीन इंडियन और पापा की जीन निग्रो वाली, डाइवर्सिटी है, हेट्रोजाइगोसिटी है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ाता है, विविधता बढ़ाता है, विषम युग्मजता जो भी बोला जाता है इसको, वो बढ़ाता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि उसमें अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व है, अलग अलग प्लांट्स उसमें इन्वॉल्व है, अलग अलग प्लांट्स है, अलग अलग जीन्स है, वो दोनों जीन्स मिल रही हैं और बच्चा बन रहा है। बच्चे में भी वेरिएबल जीन्स है, तो इसीलिए बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन से जो प्रोजेनीज आती हैं वो डाइवर्स आती हैं,
वो वेरिएबल आती है, वो उनमें विविधता होती है। वो कैसी होती है? हेट्रोजाइगस होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन हेट्रोजाइगोसिटी मेंटेन करने के लिए आवश्यक होती हैं। और अगर हम वेरिएबिलिटी की बात करें कि पॉपुलेशन वेरिएबल किस में आएगी, तो क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए पॉपुलेशन वेरिएबल आएगी, अलग अलग आएगी। अब जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग बनेंगे। मम्मी है इंडियन, पापा है निग्रो, तो जाहिर सी बात है बच्चा क्या पता मिक्स पैदा हो जाए, ठीक है, मिक्स पैदा हो जाए, क्या पता निग्रो जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ज्यादा हो जाए। तो ऑफस्प्रिंग जो है वो भी डाइवर्स आता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है प्रोजेनी, बच्चा, वो भी बहुत डाइवर्स आता है क्रॉस पॉलिनेशन के केस में। अब यहाँ पे आ जाओ एक पॉइंट पे, रिड्यूस द चांसेस ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या मतलब होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है बार बार इनब्रीडिंग करने की वजह से, बार बार जब हम पौधों में इनब्रीडिंग करते हैं, अब इनब्रीडिंग का मतलब भी समझेंगे हम, रुक जाओ भी ध्यान से समझेंगे। बार बार पौधों में इनब्रीडिंग करने की वजह से जब पौधों की ग्रोथ कम होने लग जाती है, उनमें स्टेरिलिटी आने लग जाती है, तो उसको बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब देखो उसका क्या मतलब है। मैंने बोला एक ऐसा पौधा जिसमें हम बार बार इनब्रीडिंग करवा रहे हैं। इनब्रीडिंग का मतलब है उसको उसके क्लोज रिलेशन में शादी करवा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि क्लोज रिलेशन में शादियां नहीं करवाते, बट हालांकि अलग अलग कल्चर में होता है ऐसा कि जहाँ पे मामा के बेटे के साथ शादी करवाई जाती है, किसी कल्चर में ऐसा होता है कि जहाँ पे भाई बहनों के साथ शादी करवाई जाती है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे, यूजुअली जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो। बार बार इनब्रीडिंग करने की वजह से, इनब्रीडिंग का मतलब होता है क्लोज रिलेशंस में शादी करवाना। बार बार क्लोज रिलेशंस में जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बार बार अगर मैं एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, अगर मैं इस तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनब्रीडिंग करवाती जा रही हूँ, अपने क्लोज रिलेशन में ही शादियां करवाते जा रही हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आगे जो बच्चे पैदा होंगे वो स्टेराइल पैदा हो जाएंगे, उनमें बांझपन आएगा, उनकी विगर, उनकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितना नॉर्मली होता है। जितनी ज्यादा डाइवर्स जीन होती है ना, जितनी ज्यादा अलग अलग जीन होती है, उतना ज्यादा अच्छा बच्चा पैदा होता है, उतनी मतलब ज्यादा क्रिएटिविटी उसमें होती है इन शॉर्ट। तभी तो बोला जाता है, ऐसे साइंटिस्ट से अगर आपने सुना होगा, कभी पॉडकास्ट ऐसे सुने होंगे, तो ऐसा बोला जाता है कि यार जितने वेरिएबल पेरेंट के साथ साथ आप शादी कर सकते हो, उतना डाइवर्स पेरेंट के साथ शादी करनी चाहिए। जैसे हम इंडियन है तो अमेरिकन के साथ करो, निग्रो के साथ करो, अलग अलग जीन्स है, हमारी बिल्कुल अलग जीन है, उनकी अलग जीन्स है, तो जो बच्चा होगा वो काफी ज्यादा डाइवर्स पैदा होगा, काफी ज्यादा अलग अलग जीन्स वाला पैदा होगा, क्रिएटिव बच्चा पैदा होगा। और अगर क्लोज रिलेशन में करवाते जा रहे, जीन सेम है, मेरी सेम है, मान लो कोई पौधा है, वो आपस में भाई बहन है, कजिन्स हैं, वो मैं ऐसे ह्यूमंस का एग्जांपल नहीं लेना चाहती हूँ, पौधों का एग्जांपल ले रही हूँ मैं, कि पौधे हैं वो अपने भाई बहन है, भाई बहन पौधे हैं, उनको अगर मैं बार बार क्रॉस कर रही हूँ, तो जीन्स तो सेम ही है यार, उनकी जीन्स तो उनकी सेम ही है, तो बच्चा भी सेम ही आएगा। बच्चे में वो डाइवर्सिटी नहीं होगी, बच्चे की वो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। बच्चा बोलेगा यार मेरी ग्रोथ तो हिंडर हो रही है कि मुझे एक जैसी जीन ही बार बार मिल रही है। तो बार बार इनब्रीडिंग करने की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। तो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में, ऐसे पौधे जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, अगर हम उसमें बार बार इनब्रीडिंग करवा रहे हैं, देखो क्या मतलब है इसका। मान लो मैंने बोला मेरे पास कोई क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है, ये मेरे पास क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है, ये आपस में पॉलिनेशन नहीं कर रहा है, ये दूसरे के साथ कर रहा है। मैं अब क्या कर रही हूं, मैं फोर्सफुली इसमें इनब्रीडिंग करवा रही हूं कि यहां से पॉलन लिए, यहां पे छिड़क दिए। तुम खुद तो पॉलिनेशन नहीं कर रहे थे, पौधा खुद नहीं पॉलिनेशन कर रहा था, क्योंकि ये क्रॉस है। क्रॉस पॉलिनेशन में ये पोलन किसी दूसरी फीमेल को पॉलिनेट करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके पोलन लिया और इसी के फीमेल पे डाल दिए, आ गया पौधा, आ गया इनका बच्चा, ये आ गया इनका बच्चा। इनके बच्चे में भी क्या किया, इसी का पोलन लिया, इसी पे वो छिड़क दिया। सेम बहुत सारी जनरेशन तक मैं इस तरीके से इनब्रीडिंग करती गई, एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहां पे थी वेरिएबल जीन, और बार बार इनब्रीडिंग करने की वजह से ऐसा बच्चा आएगा जिसमें वेरिएबिलिटी का वी भी नहीं होगा, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, और जो पौधा है उसमें मे भी एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि वो स्टीराइल पैदा हो, वो आगे रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए। तो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में अगर हम बार बार इनब्रीडिंग करते हैं, तो उस वजह से उस पौधे की विगर, विगर का मतलब होता है ग्रोथ अफेक्ट होती है।
तो जब ऐसा होता है उसके लिए एक टर्म दी जाती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसीलिए लिखा गया है क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकता है, उसको कम करता है। तो ये सारे जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस थे क्रॉस पॉलिनेशन के, जहां पे हमने बोला हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ाता है, वेरिएशंस लाता है पौधों में, बच्चों में वेरिएशंस लाता है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करता है। और जो बच्चे पैदा होते हैं वो डाइवर्स पैदा होते हैं, वो बहुत अलग पैदा होते हैं, उनमें ज्यादा विविधता होती है, उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस पाई जाती है। तो इसी को बोला जाता है जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इज इट क्लियर? डन है? बोलो भाई, इज इट क्लियर? आगे बढ़े। चलो, आई नो दैट ब्रीडिंग में कुछ अब ब्रीडिंग टॉपिक ऐसा है कि टिपिकल लगता है बच्चों को थोड़ा, अगर आपका जेनेटिक स्ट्रांग नहीं है या नॉर्मल भी नहीं है तब भी आपको ये डिफिकल्ट लगेगा। बट अगेन एक कोर्स है, एक इसके बाद शायद और है, शायद आई डोंट रिमेम्बर, बट ये कोर्स है, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आगे जाके जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे, यही सब फिर से पढ़ना पड़ेगा बेटा। एज इट इज यही चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। इवन बीएससी में मैं एंट्रेंस को भी पढ़ाती हूँ, कॉम्पिटिशन को भी पढ़ाती हूँ, आप लोगों को भी पढ़ा रही हूँ। मैं बता रही हूँ आप लोगों को पढ़ाने में ज्यादा एफर्ट्स मुझे लगते हैं, ऐसे नहीं कि भाई इस तरीके से कि आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बीएससी में इलेबोरेटेड सिलेबस होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10-12 सब्जेक्ट आपको आने वाले हैं, अब सारे थोड़ी ना डेप्थ में आएंगे, आपको इतना ही लेवल आने वाला है। तो मेक श्योर करना अभी आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो इसको। आगे चल के मैं लिटरली बोलती हूँ यार, आगे चल के जब तुम पहुंच जाओगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए, कंपटीशन के लिए, तो आप लोग लिटरली बोलोगे कि मैम सच में ऐसा था कि जो हमने पढ़ा था वैसा ही आता है आगे, मतलब वही हमें फिर से पढ़ना पड़ रहा है, या वो सब हमें पहले अच्छे से समझ में आ गया था, अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। आप में से बोलेंगे बहुत सारे ये बच्चे, अभी तो चलो थर्ड सेमेस्टर में हो, बट इन फ्यूचर ऐसा होने वाला है। तो अच्छे से पढ़ लिया करो, जहां पे डाउट दिक्कत है मैं बोलती तो रहती हूँ कि पूछ लिया करो, ठीक है। चलो अब देखो आगे, दोनों पॉलिनेशन हमारा खत्म हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन भी खत्म हो गया और क्रॉस पॉलिनेशन भी खत्म हो गया। जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने जान लिए, सेल्फ के कैसे होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन के कैसे जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब यहां पे आ जाओ, मैंने कहा कोई भी पॉलिनेशन है, चाहे वो क्रॉस है चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन है, ये हो गई पॉलिनेशन। ये हो गया पॉलिनेशन, पॉलन का स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना और आपस में उनका कंपैटिबल होना, पॉलिनेशन हो गया। जब पॉलिनेशन हो जाता है ना, उसके बाद होती है फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है बच्चे? फर्टिलाइजेशन होता है। देखो ये पॉलन आया यहाँ पे और ये पॉलन ट्यूब बनाता है। जैसे पॉलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, ये आपने फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में पढ़ा होगा कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे पॉलिनेशन हुआ, जैसे पॉलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया, तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसने बना दिया, ट्यूब बना दी। वो ट्यूब अब ओवरी, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। इस तरीके से ओव्यूल में 3 सेल्स पाई जाती हैं इस किनारे, इनको बोला जाता है एंटीपोडल्स। अभी काम आएगा ये एपोमिक्सिस जब हम करेंगे। 2 सेल्स ऐसी बीच में होती है, इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। और 3 सेल्स यहां पे अगेन होती है, उनमें से ये बीच वाली सेल जो है उसको बोला जाता है एग सेल। और ये जो 2 सेल्स होती हैं अगल बगल वाली, इनको बोला जाता है सिनर्जिड्स। अब मैंने कहा पोलन जो है वो जर्मिनेट कर जाता है, पोलन जर्मिनेट किया और पोलन ने पोलन ट्यूब बना दी ये वाली, और ये पोलन ट्यूब चली जाती है ओव्यूल के अंदर ऐसे। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये आपस में, ये अपने अंदर 2 मेल गैमीट को कैरी करती है, 1 2। इस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट हैं। तो जब ये ओव्यूल के अंदर जाती है, एक मेल गैमीट अंडे के साथ फ्यूज करता है और एक मेल गैमीट इधर बीच में पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस पता होगा बच्चे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एक मेल
एक एग के साथ फ्यूज करता है और दूसरा मेल दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, तो इसको बोला जाता है सिनगैमी। जब एक मेल एक एग के साथ फ्यूज करता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी। सिन का मतलब होता है फ्यूजन, जुड़ना। गैमी का मतलब होता है गैमीट्स, गैमीट्स का जुड़ना, मेल और फीमेल गैमीट्स का जुड़ना सिनगैमी कहलाया जाता है। तो जब मेल और फीमेल गैमीट जुड़ते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। ये प्रोसीजर पता होना चाहिए बच्चों सारा, आप लोगों को ये पढ़ चुके हो आप लोग। और एम्ब्रियो के बाद बनता है बीज। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? बीज बनता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है, इस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है रिप्रोडक्शन का। पहले पॉलिनेशन, उसके बाद पॉलन ट्यूब जर्मिनेट की, वो अपने साथ दो मेल गैमीट्स को लेके जाती है, गई अंदर, ठीक है। फिर वो एक मेल गैमीट अंडे के साथ फ्यूज करता है, दूसरा मेल गैमीट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। तो जो मेल अंडे के साथ फ्यूज करता है वो जाइगोट बनाता है और आगे चल के वो एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो मतलब जो आगे चल के पौधा बनाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी। और दूसरा मेल गैमीट जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, तो वो इस तरीके से तीन सेल्स बना रहे हैं, वो एक दो तीन, इसको बोला जाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म बनाता है। इन शॉर्ट आपने सुना होगा कि सीड में एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है, तो सीड में एंडोस्पर्म कौन बनाता है? जब एक मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, तो उसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फूलों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट, आपस में दो उसके अंदर दो पोलन थे, एक पोलन एग के साथ फ्यूज हुआ, दूसरा पोलन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ। तो एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं, एक ही टाइम पे दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार मेल यहां पे जुड़ रहा है, एक बार मेल यहां पे जुड़ रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ये हमने यार 10th में भी पढ़ा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसीजर पढ़ा होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिनगैमी क्या होता है। ठीक है, डन। तो जैसे पॉलिनेशन हुआ उसके बाद होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन आपने फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में पढ़ा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू हो सकता है, कटिंग के थ्रू हो सकता है, ग्राफ्टिंग के थ्रू हो सकता है। वो सारे प्रोसीजर एसेक्सुअल मेथड में आने वाले हैं। इज इट क्लियर बच्चों? डन। तो हमने अभी तक दो टॉपिक किए हैं कंप्लीट। पहला, प्लांट ब्रीडिंग क्या है, प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन तो आपको ये बनता है। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय जर्म प्लाज्म, अलग अलग तरीके के जर्म प्लाज्म के बारे में बताओ। या ऐसे पूछा जाता है, जर्म प्लाज्म को कंजर्व क्यों किया जाता है और क्या अलग अलग मेथड है जर्म प्लाज्म को कंजर्व करने के लिए, जिसमें आपको इन सीटू और एक्स सीटू बताना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा पॉलिनेशन के बारे में, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये टॉपिक भी आपको पिछले सेमेस्टर में था, मैंने फिर से इसलिए करवाया क्योंकि मुझे जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस समझाने थे इसके। तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन डिटेल में पढ़ा, कौन कौन से प्रोसेसेस सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। फिर सिमिलरली हमने क्रॉस में पढ़ा और साथ साथ हमने जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े। और अगेन ब्रीडिंग का सब्जेक्ट है तो जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे कि अगर पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या परिणाम है उसके, अगर पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके क्या परिणाम है। डन। और उसके बाद मैंने बोला जैसे पॉलिनेशन हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे एक बार डिक्टेट कर लेते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलो। चलो, तो जैसे पॉलिनेशन हुआ तो पोलन में दो मेल गैमीट होते हैं और वो पोलन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाता है और वो ओव्यूल की तरफ ग्रो होने लग जाती है इस तरीके से। ये देखो, पोलन जर्मिनेट हुआ, उसने ट्यूब बना दी, अंदर दो मेल गैमीट हैं,
एक मेल गैमीट अंडे के साथ फ्यूज करता है और एक मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करता है। और इस तरीके की फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है डबल, क्योंकि एक मेल गैमीट अंडे के साथ जुड़ रहा है और दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ रहा है, तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो बार निषेचन हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। सिनगैमी का मतलब क्या है, जब एक मेल एक एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है उसको बोला जाता है सिनगैमी। और अगर मैं बोलूं दूसरा कि ट्रिपल फ्यूजन का क्या मतलब है, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है तीन सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। मैंने बोला दूसरा मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में जुड़ के तीन सेल्स ऐसे बनाती हैं, इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन, कि तीन सेल्स आपस में जुड़ी हैं। फिर ये तीन सेल्स जुड़ के आगे क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म बनाएगी, जो एम्ब्रियो को खाना देने का काम करता है। ये सीड साइंस में हम पढ़ेंगे और डिटेल में, बट इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये पढ़ी भी हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, डन। सो विद दिस हमारा सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन वाला चैप्टर इज डन। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एपोमिक्सिस। बच्चे ध्यान से सुनना है हर एक चीज, ठीक है। चलो क्यों नहीं रहा ये, अच्छा चलो ठीक है। देखो एपोमिक्सिस का क्या मतलब होता है, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का मतलब होता है, अब यहां पे मैंने क्या बोला, मेल एक अंडा जुड़ा, जाइगोट बनाया, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, ये हिरार्की ये सीक्वेंस पता होना चाहिए बेटा। उसके बाद बनता है बीज। तो बीज बनने के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी है, बीज बनने के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी है, मेल का फीमेल के साथ जुड़ना जरूरी है, ऐसा नॉर्मली होता है। एपोमिक्सिस का मतलब देखो क्या है, एपोमिक्सिस का मतलब है कि जब पौधे में बीज बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सीड, एक पौधा है उसमें बीज बना, पर वो बीज बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, उसको बोला जाता है एपोमिक्सिस। हमने कहा नॉर्मल सिनेरियो में क्या हो रहा है, सीड बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, बट यहां पे हमने बोला बीज बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है एपोमिक्सिस। इसको क्या बोला जाता है, एपोमिक्सिस बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने अभी बोला बीज बनता है फर्टिलाइजेशन से, यहां पे आप बोल रहे हो बीज बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन से। कभी कभी पौधों में ऐसी जीन्स होती हैं, वो जीन्स बोल रहे हैं पौधे को तुझे फर्टिलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बीज खुद बना दूंगा। कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो एपोमिक्सिस करवाती हैं, जो पौधों में एपोमिक्सिस करवाती हैं। अब हमें पता है यार जीन्स के आगे किसी का बश नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लंबी हाइट के होते, पर आपकी जीन्स छोटी हाइट के, तो आप कुछ भी कर लो आप लंबे नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जीन्स वैसी हैं। तो उसी तरीके से अगर पौधे में जीन्स एपोमिक्सिस की हैं, भाई इस पौधे में बीज बनेगा तो बिना फर्टिलाइजेशन के तो वो वैसे ही बनेगा। तो एक ऐसी प्रक्रिया जहां पे पौधे में बीज बन रहा है और वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, इसको बोला जाता है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस हो रही है विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है क्या, एपोमिक्सिस। इज इट क्लियर, डन। चलो, तो एपोमिक्सिस बीज का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, तो मैं बोल सकती हूं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही दैट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब एपोमिक्सिस जो है वो दो प्रकार का होता है, एपोमिक्सिस होता है दो प्रकार का। एक ऐसा एपोमिक्सिस जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, देखो कितना डिप्लोमेसी है इस कॉन्सेप्ट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। मैंने तो अभी बोला था कि एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ऐसे पौधे जिनमें
एपोमिक्सिस हो रहा है और बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हो रहा है, जहां पे 1% चांसेस भी नहीं है पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो उसको बोला जाता है ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस, कि ऐसा टाइप जहां पे पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और फैकल्टेटिव का मतलब होता है झूठा, दूसरा होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव शब्द जहां पे भी आता है उसका मतलब होता है झूठा। झूठा एपोमिक्सिस है ये झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि यहां पे कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, ऐसे तो नहीं करता ये, बट बहुत ही जान पे आगे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है। तो एपोमिक्सिस सीड का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के। क्यों बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के? क्योंकि जीन्स उसके अंदर वैसी है, उसके अंदर की जीन्स ऐसी हैं। फिर मैंने बोला एपोमिक्सिस का मतलब है बीज का बनना बिना फर्टिलाइजेशन। अगर बिना फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो अगर कंप्लीटली एब्सेंट है तो ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। और अगर पौधा वो अपना कंफर्ट जोन देख रहा है कि ठीक है, अगर सेक्सुअल अगर मान लो ठीक है, ऐसे बन गया ठीक है सीड, अगर ऐसे नहीं बन रहा तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर दूंगा। तो जब ऐसा पौधा जिसमें चांसेस हैं कि वो सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, उनको बोला जाता है फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। इज इट क्लियर? इन टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन होता है आगे चल के, आगे तक तो इनको अच्छे से पढ़ना है बेटा यहीं पे ही। तो डेफिनेशन में क्या बोला है? बीज का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के क्या कहलाया जाता है? एपोमिक्सिस कहलाया जाता है। और देखो, अब अगर मैंने बोला जैसे फर्टिलाइजेशन होता है कि आपके पेरेंट्स है, मेरे पेरेंट्स है, मैं एग्जैक्टली तो नहीं दिखती हूँ अपनी मम्मी या पापा जैसी। हाँ, मैं दिखती हूँ क्योंकि मुझ में उनके जीन्स है, बट एग्जैक्ट अगर बोलो कि यार मेरी मम्मी की ही कॉपी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनीज आती हैं वो हूबहू अपने माता पिता जैसी नहीं होती हैं। जैसे हम ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हम हूबहू थोड़ी ना अपने पेरेंट जैसे होते हैं। एज इट इज होता तो फिर मेरे बच्चे, मैं तो सेम ही होती, फिर उनके बच्चे भी मेरे जैसे ही होते, आगे तक यही चला रहता कार्यक्रम। ठीक है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती हैं बच्चों में, बट क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो बच्चे आएंगे, जो पौधे आएंगे, वो अपनी मम्मी जैसे ही होंगे, हूबहू अपने मम्मी जैसे होंगे। तो ये पौधा है, मान लो इसमें एपोमिक्सिस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो पौधा बनेगा वो एज इट इज ऐसा होगा। अगर मान लो मैं बोल रही हूँ मुझ में एपोमिक्सिस हुआ, ये तो पॉसिबल नहीं है, मुझ में एपोमिक्सिस हुआ, मेरा बच्चा एज इट इज मेरे जैसा दिखेगा, उसका बच्चा एज इट इज उसके जैसे दिखेगा। तो मैं और मेरे जो नाती पोते होंगे, हम एक ही जैसे दिख रहे होंगे। ठीक है? तो इसी को बोला जाता है, सॉरी, तो एपोमिक्सिस में जो बच्चे बनते हैं, जो प्रोजेनीज आती है, वो माता पिता जैसी ही होती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है द प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जीन्स आइडेंटिकल है। जीन्स कब अलग अलग होती है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो जीन्स सेम ही होंगी, जैसे मम्मी में होंगी जीन, वैसे ही बच्चों में भी जीन होगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है जेनेटिकली आइडेंटिकल पौधा हमें देखने को मिलता है एपोमिक्सिस के केस में। दैट, चलो, फिर मैंने बोला एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, या सप्रेस होती है या दबी हुई होती है। ठीक है? तो फिर ऐसा एपोमिक्सिस जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा एपोमिक्सिस जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस होता है उसको बोला जाता है फैकल्टेटिव, और जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है उसको बोला जाता है ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। फैकल्टेटिव में देयर आर द चांसेस कि यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। दैट, चलो, इज इट क्लियर? इतनी चीजें बच्चों हमने पढ़ी, इतनी चीजें क्लियर? बोलो बोलो शाबाश, बताओ। डन मान के चल रही हूँ क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे हो कुछ भी। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस, ये भी टाइप्स थे और टाइप्स हैं इसके। अब टाइप समझने से पहले ये वाला पार्ट समझ लो। मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम बताया ओवरी का, ओवरी इस तरीके से दिखाई देती है, बहुत ही भयंकर डायग्राम। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ये है ओव्यूल, इस ओव्यूल को बना रही हूं मैं बाहर, ये है ओव्यूल। ठीक है? ओव्यूल में हमने पढ़ी सेल्स, ये बोला मैंने एंटीपोडल्स,
यहां पे मैंने बोला ये 2 वाली सिनर्जिड, ये वाली एग, और 2 पोलर न्यूक्लियाई मैंने पढ़े। इस पूरे को एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। इस पूरे को क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। और जब अंडा मेल के साथ फ्यूज करता है तो वो क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एम्ब्रियो है, उसके बाद जब ये अंडा मेल के साथ फ्यूज करता है तो वो बनाता है एम्ब्रियो। इज इट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला टाइप आता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का क्या मतलब है? देखो, अब मैंने बोला यार एपोमिक्सिस का मतलब है बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीज का बनना, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीज का बनना। तो अब एडवेंटिव में क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है, जो ये एम्ब्रियो है जो आगे चल के बीज बनाएगा, वो कहां से बना है? वो बना है वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल से। देखो क्या कर रही हूं मैं, ये ओव्यूल है, इसके बाहर पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये एम्ब्रियो सैक, ये पूरा ओव्यूल मैं बना रही हूं। अब मान लो ये पूरा ओव्यूल है, ये एम्ब्रियो सैक मैंने बनाया, ये ठीक है। एम्ब्रियो सैक ये वाला, ये वाले पोर्शन को बोला जाता है चलेजा। एम्ब्रियो के बाहर, सॉरी एम्ब्रियो सैक के बाहर लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को बोला जाता है न्यूसेलस। डन? ये पार्ट्स क्लियर हो गए? ये हो गई ओवरी बाहर से ऊपर पूरी। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर है भाई? ठीक है। ये वाला जो पिंक स्ट्रक्चर है वो मैंने यहां पे बनाया है, ये वाला। और ओव्यूल के बाहर, सॉरी एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या क्या पाया जाता है? ये चलेजा है, और ये डॉट 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 मैंने लगाया है। एम्ब्रियो सैक के बाहर लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को बोला जाता है न्यूसेलस। तो मैंने अब बोला कि जब एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम, एम्ब्रियो कहां से बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है ओव्यूल की सेल से। कौन सी सेल? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव क्यों बोला? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रही हैं। वेजिटेटिव कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रही हैं। तो जैसे चलेजा, जैसे न्यूसेलस, ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये वेजिटेटिव सेल्स हैं ओव्यूल की। तो जब यहां से या यहां से एम्ब्रियो बन रहा है उसको बोला जाता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब आप अगेन बोलोगे यहां से कैसे बन रहा है? अगेन जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है। जीन जैसा बोलेंगी, जीन इस पोर्शन से भी एम्ब्रियो बना सकती है और आगे बीज बन गया। ठीक है। तो जब वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ओव्यूल, ये पूरा ओव्यूल है, ये पिंक वाला स्ट्रक्चर पूरा ओव्यूल है। ओव्यूल के वेजिटेटिव पार्ट कौन है? चलेजा है, न्यूसेलस है। ठीक है। जब इनमें से एम्ब्रियो बनता है, इनमें से एम्ब्रियो का ओरिजिन होता है, उसको बोला जाता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्या बोला जाता है? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो यहां पे भी यही लिखा गया है। एम्ब्रियो कहां से डेवलप हो रहा है? वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल से, ओव्यूल की वेजिटेटिव सेल से। जैसे न्यूसेलस, चलेजा और इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट ये है, ये बाहर वाला कवरिंग इंटेगुमेंट। चलेजा इसी पोर्शन पे पाया जाता है, ये वाला पोर्शन जो होता है एंटीपोडल वाली तरफ का, ये। और न्यूसेलस, इनमें से किसी सेल में से, अल्टीमेटली कोशिकाएं ही है ये, अल्टीमेटली सेल्स ही हैं, इनमें से किसी भी सेल से जब एम्ब्रियो बनता है उसको बोला जाता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। उसको क्या बोला जाता है बच्चे? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोला जाता है। इज इट क्लियर? बोलो भी शाबाश। क्या इतनी चीजें क्लियर है? आज इतना ही करेंगे हम, आगे और थोड़ी टिपिकल टर्म्स है, इसके लिए मैं फिर से बताऊंगी आप लोगों को। डन? तो आज हमने क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीट किया है, हमने एपोमिक्सिस शुरू किया। एपोमिक्सिस में मैंने आपको क्या क्या पॉइंटर्स बताए? मैंने आपको एपोमिक्सिस में बोला जब बीज बन रहा है
जब बीज बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसको बोला जाता है एपोमिक्सिस। उसको क्या बोला जाता है? एपोमिक्सिस। तो मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है इस केस में। जब कंप्लीटली एब्सेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। और जब देयर आर चांसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसको बोला जाता है फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। उसके बाद मैंने बोला एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। जब ओव्यूल में जो वेजिटेटिव सेल्स हैं जैसे न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट है, चलेजा है, इन सेल्स में से किसी भी सेल में से एम्ब्रियो डायरेक्टली बन रहा है, उसको बोला जाता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्या बोला जाता है? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोला जाता है। एक बार कंफर्मेशन दे दो बच्चों, क्या इतनी चीजें क्लियर है भाई? क्या इतनी चीजें क्लियर है? मैं नोट्स भेज दूंगी, थोड़ी देर बाद भेजूंगी क्योंकि अभी मेरी 2 क्लासेस और हैं रेगुलर। ठीक है, नोट्स बच्चों में भेज दूंगी और कल अपन यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम बहुत ही भयंकर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा क्योंकि ब्रीडिंग इजी नहीं है ना मेरे लिए समझाना, मतलब मेरे लिए ओके, बट क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा ये चीज। मैं डराना नहीं चाहती बट है, सब्जेक्ट थोड़ा है, कुछ टॉपिक तो बहुत ज्यादा भयंकर है, बट कुछ इज लाइक नॉर्मल, कुछ हैं थोड़े की जहां पे आपको बहुत बार, मुझे लगता है बहुत बार रिपीट करवाना पड़ेगा मुझे, सो तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो डन है, ओके। ठीक है, फिर अगली क्लास में यार, और क्लासेस अच्छी से लग रही हो ना बच्चों? क्लासेस अगर अच्छे से लग रही हो तो रेटिंग भी अच्छी करनी है। ठीक है, 5 रेटिंग करनी है बच्चों। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में। कोई दिक्कत परेशानी डाउट होती है तो बतानी है, छुपानी नहीं है। ठीक है, चलो, इज इट क्लियर? अभी तो नहीं किसी को कंफ्यूजन है एंटो का है? मेरे को हर दिन मैसेज आते हैं मुझे, फिर मुझे लगता है यार बच्चे कुछ नॉर्मल कुछ अब नॉर्मल, हाँ ब्रीडिंग में है वैसा। जैसे हमने लास्ट ईयर जेनेटिक्स पढ़ा था, उसमें भी तो कुछ टॉपिक थे जीन एक्सप्रेशन वाला, उसमें तो मुझे मुझे पहले खुद पसीने निकलने लग जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं कैसे समझाऊंगी इनको इजी वे में। तो वो टॉपिक आने वाले हैं, तो करेंगे, करने तो हैं, करने तो पड़ेंगे, करेंगे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं यार कल की क्लास में। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा पेड बैच का क्लास 1, तो जो आपको डेमो के तौर पे दिखाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इस तरीके से आपको कुछ क्लासेस और मिलेंगी। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता भी है यार, बीएससी 3rd सेमेस्टर का बैच आ चुका है। अगर आप लोगों को भी एनरोल करना है तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि जोर शोरों से इस बैच में क्लासेस चल पड़ी है। इस बैच में बेसिकली आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस मिल रही हैं। आपको 20 सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, कुछ सब्जेक्ट्स आपके जस्ट रिकॉर्डेड हैं और कुछ सब्जेक्ट में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलने वाली हैं। और साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे पीपीटी हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में पीपीटी से पढ़ाया, वो तो मिलेगी। साथ में आपको A4 साइज नोट्स भी मिलते हैं। A4 साइज नोट्स को आप प्रिंट करवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि हमें लैपटॉप पे अच्छे से पढ़ना नहीं है। ठीक है, हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो नोट्स को आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। मैं दिखा देती हूँ किस तरीके के नोट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। पीपीटी तो बच्चे मिलेगी, साथ में इस तरीके के नोट्स आपको मिल रहे हैं। देखो, ये प्लांट ब्रीडिंग एंड जर्म प्लाज्म के नोट्स हैं। आई डोंट नो ज्यादा विजिबल है? ठीक है, आई होप नाउ इट इज विजिबल। तो इस तरीके से पहले इंग्लिश में पूरे नोट्स हैं, उसके बाद देखो पॉइंट टू पॉइंट, उतना ज्यादा कम लेंथ भी नहीं है और उतनी ज्यादा लेंथ भी नहीं है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, और एज इट इज अगर पेपर में लिखोगे तो आई एम डैम श्योर कि पूरे नंबर आपको टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इसके बाद इंग्लिश के बाद पूरा हिंदी में। देखो, ये हिंदी टेक्स्ट है पूरा, ये हिंदी में, हिंदी वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में पूरा जो नोट्स है वो रहने वाला है। आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो नोट से। ठीक है, तो अभी भी अगर आप लोगों ने बैच में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, एनरोल कर लीजिए। अब एनरोल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हो तो आपको यहाँ पे आएगा सेलेक्ट योर एग्जाम। सेलेक्ट योर एग्जाम में आप लोगों को चुनना है एग्री एंड फूड साइंस।
एग्री एंड फूड साइंस आप चुनोगे, उसके बाद आपको अगेन 4 ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 4। दूसरे ऑप्शन में जाना है एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बैचेस दिख जाएंगे, 3 बैचेस दिखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में आपको क्लिक करना है और वहां पे मोर ऑफर्स पे आपको Y1020 कूपन कोड यूज करना है कॉइन्स के साथ। इस कॉम्बिनेशन में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा बैच में एनरोल करना चाहता है, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और Y1020 कूपन कोड का यूज करना है, ठीक है। सेम चीज आप गूगल से भी कर सकते हो, ठीक है। गूगल से थोड़ा ये है कि आपको कॉइन्स का ऑप्शन नहीं होता है, तो गूगल में आपको 1% कम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलो गूगल पे गए, अड्डा 24/7 सर्च किया, इस वेबसाइट पे गए। वेबसाइट पे जाने के बाद ऑल कोर्सेज के बाद अगेन एग्री एंड फूड साइंस आपको दिखेगा, गए। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में जाना है, बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर में जाना है। यहाँ पे देखो आपको 3 अलग अलग बैचेस शो होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में गए। थर्ड सेमेस्टर में आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, 6 महीने तक आप इस बैच से पढ़ सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, मोर ऑफर पे जाके कूपन कोड लगा दो Y1020, Y1020। तो ये जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये बैच आपको, ये क्या हो गया, ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा। 1 सेकेंड, मोर ऑफर पे जाके Y1020 लगा दो, Y1020 लगा दो और ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में शो हो जाएगा। उतना ही था मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। 2 कोड मैंने अप्लाई कर दिए, रुक जाओ। ये 3249 में आपको ये बैच मिल जाएगा, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं बच्चों। ये प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। कूपन कोड लगा देना, उसी तरीके से मोर ऑफर पे जाके, अभी नहीं लग रहा है, मोर ऑफर पे जाके यहाँ पे आप लोगों को Y1020 लगा देना है, ठीक है। और अप्लाई करके आप देखोगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कांटेक्ट कर लेना इस पे। और अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चों, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो क्लासेस हमारी यूट्यूब पे जाने वाली है। थैंक यू सो मच, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो और वीडियो को भी लाइक करते हुए जाना, ठीक है। Bye bye and take care.